हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। तो एज आई डिस्कस इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से। ये आज का हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। इससे पहले जो हुआ था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, ठीक है। तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताऊंगा आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, तो वो चीज़ें सारी मैं आज खत्म कर दूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह इन सबको मैं आज फिनिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, देखना आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक टर्म्स के बारे में समझाता हूँ कि सॉल्यूशंस जो होते हैं उसकी अपन स्टडी कैसे करते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो एक बार समझना। कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्ट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, कंपाउंड्स होंगे, सॉल्ट होंगे। तो वो जो सॉल्ट होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो एक टाइप के सॉल्ट रखता हो, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट, वन टाइप ऑफ सॉल्ट, या हम कह सकते हैं कि हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट। ये चीज़ें हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, एक टाइप का सॉल्ट रखे या फिर क्या रखे, मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, एक से अधिक प्रकार के सॉल्ट रखे। अगर हम बात करते हैं कि वो एक टाइप का ही सॉल्ट रखता है, सपोज दैट कि वो एक टाइप का ही सॉल्ट रखता है, तो उस केस में क्या होगा, देखना इधर। वो अपन बोलते हैं कि एक टाइप का सॉल्ट। अब एक टाइप का सॉल्ट कैसा, या तो वो सिंपल सॉल्ट हो सकता है या फिर वो मिक्स सॉल्ट हो सकता है। मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। देखिए, या तो वो हो सकता है सिंपल सॉल्ट, या वो हो सकता है, हाँ जी, मिक्स्ड सॉल्ट। क्या हो सकता है वो, मिक्स्ड सॉल्ट। अब देखो इसके बारे में अपन समझते हैं, सिंपल सॉल्ट क्या होता है और मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है। ऐसे सॉल्ट जिनमें एक ही टाइप के क्या हो, कैटायन हो, और एक ही टाइप के एनायन हो, ठीक है। सॉल्ट्स हैविंग वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज नोन एज द सिंपल सॉल्ट। और अगर आप मिक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक टाइप के, ठीक है, क्या हो सकते हैं, या तो एनायन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा टाइप के होंगे। जैसे सिंपल सॉल्ट की हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब, वो जो सॉल्ट बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ इसकी, देखिए, हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ KCl मैंने बोल दिया, NaCl मैंने बोल दिया, ठीक है, हाँ जी, KBr मैंने बोल दिया। तो इस टाइप के जो सॉल्ट होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंपल सॉल्ट होंगे। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मिक्स सॉल्ट की, तो मिक्स सॉल्ट के जो एग्जांपल होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत अच्छा आप जानते हो सभी, NaKSO4। आप देख रहे हो कि सिंपल सॉल्ट में एक टाइप का कैटायन है, एक टाइप का एनायन है। सब में देखिए यहाँ पर दो टाइप के आ गए कैटायन, एक टाइप का आ गया एनायन। तो इस टाइप के सॉल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गई अपनी बिल्कुल सिंपल सी बात, क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, उसको समझना एक बार। देखो होता क्या है, जैसे अपन ने कोई सॉल्यूशन लिया, ये तो मैंने बात करी, देखो अभी स्टार्टिंग यहाँ पर जो मैंने बात करी, ये बात करी है केवल और केवल किसकी, हाँ जी, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट, वन टाइप। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट की, कि ऐसे सॉल्यूशंस जो मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट रखते हो, बियर करते हो, ठीक है, उसकी बात मैं एक बार करता हूँ। तो उसको मैं समझाने के लिए आपको एक थोड़ा सा समझाता हूँ, उसको कैसे देखना एक बार। हाँ जी, देखिए सपोज दैट कि ये मेरे पास कोई बीकर है, इसमें ये भर दिया मैंने, कोई सॉल्यूशन भर दिया, ये सॉल्यूशन भर दिया, इसमें कोई भी सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने इसमें सॉल्यूशन भर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इधर नीचे मैं इसमें फ्लेम लगा दी मैंने, ठीक है, और ये इधर जल रहा है, ये लो, ठीक है। ये इसको मैंने हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद क्या होगा, देखना एक बार, हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस बीकर में क्या बन जाएंगे, जो इसमें सॉल्यूशन में वाटर होगा, जो भी होगा सॉल्वेंट, वो सारा उड़ जाएगा और क्या बचेगा, इसमें केवल क्रिस्टल्स बचेंगे। इसमें क्या बचेंगे, केवल क्रिस्टल्स। क्लियर। इसमें क्रिस्टल बचेंगे सारे, ये बचे क्रिस्टल। इसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल कंपाउंड। ये हमारा है क्रिस्टल कंपाउंड। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ये लो भैया। अब हम क्या करते हैं, इसमें
ये जो क्रिस्टल कंपाउंड हमारा बना, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। इसको हम पहले अलग से निकालते हैं और इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। ये लो भैया, ये हमने इसको वॉच ग्लास पे निकाल लिया इस क्रिस्टल कंपाउंड को, और इसमें अब हम वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो भी कलर है हम देखते हैं अभी। ये लो भैया, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद अब इसको समझना ध्यान से, ये वापस कोई सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन बना, ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब इसको समझना, इस सॉल्यूशन की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखना भैया, इस सॉल्यूशन की हम करते हैं स्टडी। अब इस सॉल्यूशन की हम स्टडी कैसे करेंगे, इसको समझने वाली बात बहुत ध्यान से है। देखना इधर, ये अपना कोई सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन हमें अच्छे से पता है, अगर वो एक टाइप का सॉल्ट रखता तो हमने देख लिया, लेकिन ये क्या है, मोर देन 2 टाइप ऑफ सॉल्ट रख रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये 2 टाइप के सॉल्ट रखेगा तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये 2 टाइप के सॉल्ट रख सकता है। कैसे कैसे, एक तो रख सकता है ये डबल सॉल्ट, एक तो रख सकता है ये डबल सॉल्ट, और एक रख सकता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं। अपन को मेनली यही समझना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी अभी अपन भूमिका बना रहे हैं केवल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है ये मोर देन 2 टाइप ऑफ सॉल्ट रखता है, तो इसमें ये डबल सॉल्ट भी हो सकता है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। अगर ये डबल सॉल्ट होता है तो होगा क्या, उसमें जितने भी टाइप्स के आयन हैं, वो सारे अपना इंडिविजुअल टेस्ट देंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं अलग से, एक अलग ही आयन का, जो कि उसमें जो उसके बेसिक आयन थे वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं थे, उसका टेस्ट देता है वो लगी। और अपने जो बेसिक साइंस हैं उनका टेस्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन डबल सॉल्ट जो है ये अपने हर एक आयन का टेस्ट देगा जिससे मिलकर वो बना है, जबकि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होता। ठीक है, तो एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, डबल सॉल्ट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, और अपने हर एक बेसिक आयन का टेस्ट देते हैं ये लोग। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसका नाम आपने सुना भी होगा, क्या है वो, उसको अपन बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी का नाम आपने सुना है, ठीक है, पोटेशियम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक आपने सुना होगा मोर सॉल्ट का नाम, हाँ जी, मोर सॉल्ट बोलते हैं इसको, NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2O, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये देख रहे हैं अपन, इसमें ये क्या है, ये डबल सॉल्ट है। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, देखो एक सॉल्ट तो इसमें ये रहा, एक सॉल्ट इसमें ये रहा, इसकी बात करते हैं, इसमें एक सॉल्ट ये रहा, एक सॉल्ट ये रहा, मतलब ये है तो डबल सॉल्ट। लेकिन जब इसको अपन वाटर में अपन डालेंगे, इसको जब अपन वाटर डालेंगे इसमें, इसका अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, ये सल्फेट का भी देगा और ये एल्यूमिनियम का भी देगा। मोर सॉल्ट की बात करते हैं तो ये अमोनिया का देगा, ये सल्फेट का देगा और आयरन का भी देगा। इसका मतलब ये अपने बेसिक्स जो आयन्स जिससे मिलकर ये बना है उसका टेस्ट देगा ही देगा ये। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझाने के लिए देखो डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है कि इसमें अब मेरे को वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टाइम अपना वीडियो में मेरे को लिखने में कंज्यूम होता था वो लिखने में नहीं होगा मेरा टाइम कंज्यूम, वो मैं समझाने में आपको एफर्ट्स लगाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैंने मैटर पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तो लिखने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस समझते चलना उस चीज़ को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी, इसको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। देखिए इधर तो डबल सॉल्ट तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ जी, डबल सॉल्ट तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करते हैं, अभी तक क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन जो होते हैं 1 टाइप के सॉल्ट भी रख सकते हैं और मोर देन 1 टाइप के सॉल्ट भी रख सकते हैं। 1 टाइप के सॉल्ट रखते हैं तो वो सिंपल हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। सिंपल में 1 टाइप सेम एक ही टाइप के एनायन और कैटायन होंगे, मिक्स में एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एनायन हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन जो हैविंग मोर देन 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, तो वो डबल सॉल्ट रख सकता है और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख सकता है। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखना इधर, हाँ जी, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बस इसकी डेफिनेशन बताई थी, उससे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कभी भी अपने बेसिक्स आयन का टेस्ट नहीं देते। ये क्या करते हैं, ये अपना एक अलग ही आयन का टेस्ट देते हैं, मतलब इनकी आइडेंटिटी होती है। और दूसरी बात, इनकी जो आइडेंटिटी होती है,
सॉलिड फेज में, वैसी की वैसी इनकी आइडेंटिटी मोल्टन या फिर सॉल्यूशन फेज में होती है। इसका मतलब सॉल्यूशन फेज और मोल्टन फेज बोल दो या फिर इनकी सॉलिड फेज बोल दो, दोनों फेजों में इनमें हमेशा एक आइडेंटिकल टेस्ट आता ही आता है। ठीक है, ये कभी भी अपने बेसिक आयन का टेस्ट नहीं देते, ये हमेशा अपने एक आइडेंटिकल टेस्ट देते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स विच हैव, देखना इधर, हाँ जी, कंपाउंड्स विच हैव देयर आइडेंटिटी इन, हाँ जी, सॉलिड फेज, देखो इधर सॉलिड फेज एंड एज वेल एज इन द मोल्टन और सॉल्यूशन फेज बोल दो और साथ में सॉलिड फेज बोल दो, दोनों में ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। नॉन एज क्या बोलते हैं इनको अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको अपन क्या बोलेंगे भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इधर, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो इधर, डज नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस, कभी भी ये सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरा, बाय विच दे आर फॉर्म, मतलब जिस आयन से मिलकर ये बने हैं उनसे ये उनका टेस्ट ये कभी भी नहीं देते हैं। कुछ एक का दे देंगे लेकिन सबका नहीं देंगे। गिव्स द टेस्ट ऑफ न्यू टाइप ऑफ आयन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ये भैया बहुत काम की चीज़ है, एक नए कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक मेथड से समझाता हूँ। देखना इधर, देखो ये मैंने बनाया था, इसको समझना एक बार आप। देखो क्या हुआ है, जैसे सपोज दैट कि अपने पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसमें देखो उसमें NiCl2 मिला हुआ है, उसमें अमोनिया है, ये इसको मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, अमोनिया गैस मिली हुई है और NiCl2 है। अब उसको मैंने हीट करा, इसका सॉल्यूशन जो है ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का क्यों है, इसका ये ग्रीन कलर का क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस Na+2 आयन, निकल 2+ आयन की वजह से क्या है, ये ग्रीन कलर का है। मैंने इसको हीट करा है सॉल्यूशन को, और हीट करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो ब्लू कलर के निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल आ गए मेरे पास। ठीक है, हाँ जी, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल आ गए मेरे पास। अब मैंने ब्लू कलर के क्रिस्टल को अलग निकाल दिया बोथ ग्लास में। अब मैं देखता हूँ कि इसमें जब मैं H2O मिलाता हूँ तो वाटर मिलाने के बाद मेरे को ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है। मेरे को क्या मिलेगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल गया मेरे को। इस सॉल्यूशन की जब मैं स्टडी करता हूँ तो मेरे को पता चलता है, देखो अगर ये डबल सॉल्ट होता तो इसमें निकल का टेस्ट भी आना चाहिए, भाई निकल का टेस्ट भी देना चाहिए, ये Cl का भी देना चाहिए, अमोनिया का भी देना चाहिए। लेकिन जब मैं इस सॉल्यूशन की स्टडी करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये निकल का टेस्ट नहीं देता, ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देता, ये Cl- का देता है, और ये इस अलग ही टेस्ट देता है। एक अलग आयन जो कि बेसिक्स आयन में नहीं था उसका टेस्ट ये देता है। ठीक है, और वो कौन सा हो गया, NiNH3 6+2। और इस टाइप के अपन जो कॉम्प्लेक्स बनाए, ये क्या है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट देता है ये। क्लियर। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने लिया क्या था, मैंने लिया था, हाँ जी देखना, मैंने लिया NiCl2, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पर अमोनिया। मैंने क्या लिया, NiCl2, और मैंने क्या लिया, अमोनिया लिया। ठीक है, हाँ जी। अब जब मैं इसको मिला रहा हूँ यहाँ पर तो मेरे को क्या मिल रहा है, NiCl2 और एक अलग टाइप कॉम्प्लेक्स सा मिल रहा है 6NH3। ये मेरे को कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको और आगे स्टडी करता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर 6 अमोनिया के लिए थे, क्या लिए थे, 6 अमोनिया के। इसकी जब मैंने आगे स्टडी करी तो मेरे को ये जो टेस्ट मिला एक तरीके से, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, वो कौन सा मिला, NiNH3 ये मेरे को क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है मेरे को, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जब मैं इसको आगे फर्दर वाटर में इसको मैं डिजोल्व करता हूँ, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व करा तो आप देखना ये एक अलग टाइप का टेस्ट देगा, ये इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देता है, ये NiNH3 हाँ जी +2 Cl-, ये इस आयन का टेस्ट देता है ये। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। मतलब ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या ये कॉम्प्लेक्स पहले था, नहीं था, यहाँ पर तो अमोनिया था, लेकिन क्या इसने अमोनिया का टेस्ट दिया, नहीं दिया, इसने निकल का टेस्ट दिया, नहीं दिया, इसने Cl- का दिया और एक नए आयन का दिया। ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर, हाँ जी। तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद मतलब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आप सभी की समझ में आ चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ इसी सेशन में। देखिए अब अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसे बोलते हैं अपन। देखो कैसे, एक हो सकता है वो मतलब कॉम्प्लेक्स तो एनायन हो और सिंपल क्या हो, कैटायन हो। कॉम्प्लेक्स तो क्या हो, देखो इधर देखना, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स तो क्या हो, अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायन, और कैटायन कैसा हो, सिंपल। क्लियर। और देखो कॉम्प्लेक्स तो हो कैटायन और एनायन कैसा हो, सिंपल। कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो और सॉरी कॉम्प्लेक्स ही कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो। और एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं, कोई चार्ज नहीं उस पर, ऐसे भी अपन पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, देखो ये मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन 4 तरीके से पढ़ सकते हैं अपन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर मैंने, 1 मिनट। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये सिंपल एनायन है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल एनायन है। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि जब अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन को उसके बेसिक टर्म्स के बारे में और पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनोस्फीयर क्या होता है, तो वो सब चीज़ें के बारे में अपन को भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये कॉम्प्लेक्स है और बाद में आया एक कैटायन, एनायन जो भी आया, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है बाद में आ रहा है, मतलब काउंटर आयन बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। एक हम देखते हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है फिर कैटायन आ रहा है। अब समझना इस चीज़ को, देखो ये जो चीज़ होती है ये वाली, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो चीज़ है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाली चीज़ मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, जो भी अपना बड़ा ब्रैकेट जो बोलते हैं इसको, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको अपन बड़े ब्रैकेट से इसको अपन डिनोट करते हैं। ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, जो भी मेटल होगी या लिगेंड्स होंगे, जो भी होंगे इसमें, वो सारे के सारे उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके अलावा जो भी बचता है वो होता है आयनोस्फीयर, और उस आयनोस्फीयर में काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, काउंटर आयन। क्लियर है चीज़, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी ये चीज़ समझ में आ चुकी है अभी। अब हम आगे चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपन कैसे बताते हैं। देखो मैंने आपको अभी ये बताया था एक चीज़ कि कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको अपन किससे करते हैं, बड़े ब्रैकेट से करते हैं। देखो ये बड़ा ब्रैकेट है अपना, क्लियर, ये बड़ा ब्रैकेट है। इसमें सबसे पहले जो लिखी जाती है वो होता है अपना मेटल। क्या होता है, सेंट्रल एटम, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्लियर, ये अपना सेंट्रल एटम है। ध्यान रखना ये हमेशा लिवाइस एसिड होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, हमेशा लोन पेयर को लेने की टेंडेंसी। जब भी कोई भी एलिमेंट, ध्यान रखना, जब भी कोई भी एलिमेंट किसी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है तो उस केस में उसको अपन बोलते हैं लिवाइस एसिड। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिवाइस। क्लियर, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को तो उसको अपन बोलते हैं लिवाइस बेस। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। क्लियर, देखो मेटल जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, मेटल जो होगा वो हमेशा लिगेंड से लोन पेयर लेगा। वो क्या करेगा, लिगेंड से हमेशा लोन पेयर लेगा। ये लो भैया, इस लिगेंड से लोन पेयर इसने ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है मेटल, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, लिवाइस एसिड। और हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल जो होगी वो लिवाइस एसिड ही होगी। क्लियर, आगे देखते हैं। ये एल जो है, एल मतलब लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लिगेंड आर बेसिकली लोन पेयर डोनर स्पीसीज। क्लियर, क्या होते हैं ये, लोन पेयर डोनर स्पीसीज। क्लियर, तो लिगेंड क्या होंगे, लोन पेयर डोनर स्पीसीज। मैं लिख देता हूँ इधर, लिगेंड्स क्या होते हैं, हाँ जी, लोन पेयर डोनर स्पीसीज। ध्यान रखना ये ऑलवेज क्या होंगे, लिवाइस बेस। मैंने समझाई दिया आपको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सटर्नल सोर्स को देते हैं ये। क्लियर, ये जो एन होता है, ये एन ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड को, कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने लिगेंड्स हैं, तो एन इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के बाहर एक होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज, उसको अपन बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। और ये काउंटर आयन जितने भी होते हैं उनके जस्ट अपोजिट होता है, बट सेम नंबर में होता है। ठीक है, जैसे काउंटर आयन का -2 है, 2 Cl माइनस है बाहर, 2 Cl है तो उनका हो गया -2, तो इस पर +2 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको निकालते हैं, सब कुछ सीखेंगे अपन 1 by 1। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब अपन पढ़ रहे हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो एक मेटल सराउंडेड लिगेंड से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज द जस्ट लाइक सिग्मा बॉन्ड। ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है ये। क्लियर, देखना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम। बिल्कुल, ये हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक मेटल जितने सराउंडेड लिगेंड से अपने कोऑर्डिनेट करेगी या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्ड इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। बोलिए भैया,
कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ लिगेंड जो होंगे इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वो कितने बन रहे हैं, उसका नंबर ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देयर आर सम लिगेंड विच इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। देखो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इस टाइप के। ये अपन पढ़ेंगे इनके बारे में भी एमओटी में, जैसे अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं कि जो अगर कोई सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कोई पाई बॉन्ड बनाता है उसके करस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। कई लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड के, उनमें क्या होती है, मेटल, देखो लोन पेयर लिगेंड ने किसको दिया, मेटल को दिया, सही है। अब मेटल क्या करता है, उसके पास पहले से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो क्या करता है, वापस से उस लिगेंड को दे देता है। इसी को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे अपन, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो देयर आर सम लिगेंड्स, सब में नहीं होता ये, सम लिगेंड्स विच इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है। दैट मीन्स दिस गेन्स द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर, ध्यान रखना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, हाँ जी, सेंट्रल एटम के पास। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं हम, क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि लोन पेयर लिगेंड ने जब मेटल को लोन पेयर दिया तो उस टाइम सिग्मा बॉन्ड बन चुका था, क्लियर। और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जब वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, तो बनेगा क्या, पाई बॉन्ड। इसको मैं समझाऊंगा, अभी मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम सबके आगे क्या वर्ड लगाएंगे, पाई। तो बैक बॉन्डिंग हमेशा को अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पाई बॉन्डिंग से। किससे करेंगे, पाई से। तो मेटल क्या होती है, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस किसको दे देती है, लिगेंड को दे देती है, ठीक है। इनटू, हाँ जी, इनटू देयर वेकेंट ऑर्बिटल सच एज। अभी वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। ये वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, ये वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है। तो इस टाइप के वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं जिनमें मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे सकता है, लिगेंड को दे सकता है। इसी को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं जो ऐसा काम करते हैं सब, उनको अपन बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। उनको हम क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड, क्लियर। और जो मेटल होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पाई बेस लिगेंड, सॉरी पाई बेस मेटल, ठीक है, पाई बेस मेटल। अब देखो आप ये देख रहे हो कि लिगेंड ने लोन पेयर किसको दिया, मेटल को दिया। मेटल ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, वापस को दे दी। ये हो गई बैक बॉन्डिंग। और इसी को अपन बोलते हैं, मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रही है, लिगेंड को। इसी को अपन बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT इसको बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, MLCT। ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, ऐसे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ जी, देखिए अब चलते हैं पर आगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको समझाता हूँ एक बार, इसको समझते जाना एक बार कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो जैसे सपोज दैट कि मैंने एक कंपाउंड अभी लिया था कुछ देर पहले, मैंने लिया था Ni, हाँ जी, NH3 का होल 6, ये लीजिए +2 इस पर मैंने ले लिया, क्लियर। अब देखो ये होता क्या है, समझना इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से। ये मेटल है Ni, ठीक है। अब इस पर क्या है, ये तीनों कोऑर्डिनेट X, Y और Z, इससे लिगेंड आ रहे हैं भैया। और ये क्या करेंगे, ये अपने लोन पेयर्स को, ये अपने लोन पेयर्स जो है वो किसको देंगे, हाँ जी, इस मेटल को देंगे, निकल को देंगे। ये समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये इसने दे दिया। अब देखो हो क्या रहा है कि मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है, डोनर एटम ऑफ लिगेंड टू द, हाँ जी, सेंट्रल एटम या वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, क्लियर। मतलब इसका तो होगा वेकेंट, ये जो निकल है, इस निकल का तो यूज़ में क्या आएगा, इस निकल का तो यूज़ में आएगा वेकेंट, हाँ जी, वेकेंट ऑर्बिटल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इस नाइट्रोजन की, इसकी, इसका आता है, ये क्या है, इसको बोलेंगे डोनर एटम ऑफ लिगेंड, डोनर एटम ऑफ लिगेंड। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, क्लियर। अब इसकी शेप क्या बनेगी, इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये चीज़ अपन ने समझ ली। अब होता क्या है, देखो इसको थोड़ा सा एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। हाँ जी, ये आप चले जाओ इधर। अब देखना ज़्यादा चलेगा क्या, देखो इधर, ये है निकल, ये क्या है, निकल, ये है NH3, क्लियर। ये है इसके लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जिसके प्रेजेंट है, या ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये जा रहा है,
ये क्या हो रहा है, जा रहा है। अब सपोज दैट कोई ऐसा लिगेंड हो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, उसके पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल्स, तो वो क्या करेगा, अब वेकेंट कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर ये वापस, देखो अगर ये वापस इसको दे दे, इसी को देखो, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये तो क्या हो गया, एक मिनट, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में दे दे, इसी को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन, बैक बॉन्डिंग, और इसी को अपन बोलते हैं क्या, पाई बॉन्डिंग। कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। जा कहाँ से रही है, हाँ जी, मेटल टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ये होती है अपनी बैक बॉन्डिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी अपने समझ लिया, ये जो मैंने आपको समझाया था पहले, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ते हैं जैसे अपन एग्जाम्पल्स ऑफ पाई एसिड लिगेंड। आपने जब MOT वगैरह पढ़ते हो, भाई MOT आपने पढ़ी होगी, O2 की, NO की, C2 की, और इन सब की, CN- इनकी। देखो CO की आप जानते हो, CO में क्या होते हैं, वेकेंट, पाई एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होते हैं इसमें। क्लियर, इसकी बात करते हैं अपन NO की, इसमें भी होते हैं, पाई वेकेंट होते हैं सारे के सारे, CN में होते हैं, NO में होते हैं। इसकी बात करते हैं, देखो कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई भी जब बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बने या पाई बने, तो उसका करस्पॉन्डिंग उसके जस्ट 180 डिग्री पर वेकेंट, उसका करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनता ही है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा अपन बोलते हैं ना, सिग्मा BMO बना, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो उसकी करस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, क्या बन रहा है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिख रहा होगा आपको सबको, ये देखो ये वाला। क्लियर, तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये, तो इसकी करस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेगा, ठीक है। वो वेकेंट होगा तो ये आराम से मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पर ले सकता है। ये इसमें भी है पाई, इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग है, CP माइनस आपको मैंने बता रखा था वैसे तो, फिर भी देखो इधर ये होता है अपना CP। अब ये लो CP आपको ढंग से दिखाते हैं, ये है अपना CP। क्या ये CP है अभी, बिल्कुल नहीं, अब ये CP है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन CP, और CP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ जी, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन, ये होता है CP, ठीक है। तो CP के पास क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके पास, तो उसका पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा, उसमें ये मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। और इनकी बात करते हैं यदि अपन, तो इनके पास, सबके पास क्या होते हैं, फॉस्फोरस आप जानते हो कि 3D ऑर्बिटल इसके पास होता है, 3D वेकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास, तो क्योंकि ये 3rd सीरीज से बिलोंग करता है ये। क्लियर, ओके। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ पाई एसिड, हाँ जी, लिगेंड्स। आगे चलते हैं अपन। देखो अब थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक चीज़ समझना, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये होता है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें ये मेटल होती है, ये लिगेंड होता है, ये लिगेंड का नंबर होता है, यहाँ पर ये चार्ज होता है कोई ना कोई, इसको मेटल, लिगेंड का नंबर, ये ऊपर चार्ज हो गया। तो अपन ने मेटल के बारे में पढ़ लिया, अपन ने लिगेंड के बारे में पढ़ लिया। लिगेंड अभी और देखेंगे अपन, लेकिन नॉर्मल आप समझ गए कि लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर नोन एज द लिगेंड, एंड लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज द मेटल सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये N इज द नंबर। अब हम एक बार ये जो Z है चार्ज, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। देखो ये कुछ नहीं होता है, ये एक एल्जेब्रिक सम होता है, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम और चार्ज ऑन लिगेंड। मतलब इस पर चार्ज क्या है, इस पर चार्ज क्या है, इन दोनों का एक एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने बता दिया आपको, जैसे कि इस मेटल पर चार्ज है +3, क्लियर, इस पर चार्ज क्या है +3, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ ना, ऐसे क्यों करता हूँ यार, आराम से बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज दैट मेरे को नहीं पता, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, NiNH3 का होल 6, ये था Cl2, ठीक है, Cl2। देखो एक चीज़ समझना, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या करेंगे, केवल इस चीज़ को लेंगे अपन। देखो इधर ये जो चीज़ है, इसको ही तो अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ओके, चलो ठीक है, वापस लिख देते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल क्या था वो, आज तो क्या हो रहा है भाई, अरे N
देखो NiNH3 का होल 6 और ये Cl2 है, ठीक है। ये अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें मेटल है और ये लिगेंड है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें निकालना है चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं अपन कि मेटल और लिगेंड, इसका एक एल्जेब्रिक सम ले लो, ठीक है। सब अपन ने यहाँ से मेटल पर निकाला था, कितना आया, इस पर कितना आया था मेटल पर, प्लस का 3 और प्लस का 2 आया था, इस पर क्या आया था, प्लस का 2। अपन को निकालना है कॉम्प्लेक्स पर, तो इस पर कितना चार्ज है निकल पर, हाँ जी +2। इस पर कितना चार्ज है अमोनिया पर, अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब नहीं है, ये लो, मतलब इसका एल्जेब्रिक सम कितना आया, +2। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, प्लस का 2। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है आपके, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, सॉरी चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में हम देखते हैं एक बार, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे अपन VBT जब अपन पढ़ते हैं नॉर्मल छोटी मोटी क्लासों में 12वीं में, तो वहाँ पर अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो हाइब्रिडेशन अपन पढ़ते हैं उसमें अपन क्या देखते हैं, 3D अरेंजमेंट ही तो देखते हैं। तो आप तो ये मानो कि जो शेप होती है वही क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समझने के लिए एक तरीके से। बाकी एक्चुअल में क्या बोलेंगे इसको कि ये 3D अरेंजमेंट ऑफ द डोनर एटम ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज द, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। देखो इसको समझाता हूँ थोड़ा सा आगे कैसे होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 2 है, मतलब एक मेटल 2 लिगेंड से जुड़ी हुई है या 2 उसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होगा, लीनियर, उसी को अपन शेप बोलते हैं, ठीक है। और देखो अगर उसका 3 है तो उसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। 4 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, तो उसका शेप क्या होगी, TBP, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल या फिर होगी स्क्वायर पायरामिडल, ठीक है। और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो समझना एक चीज़ को ध्यान से, एक लिगेंड का अपन ने एक टाइप पढ़ा है कीलेटिंग लिगेंड। क्या होता है कीलेटिंग लिगेंड, देखो कई बार क्या होता है कि एक ही लिगेंड में मोर देन 1 टाइप ऑफ डोनर एटम होते हैं। मोर देन क्या होते हैं, 1 टाइप ऑफ डोनर एटम। जैसे में अपन डेंटिसिटी आपने पढ़ी होगी भाई, डेंटिसिटी के बारे में आप सब जानते होंगे, अपन ने जब 12th क्लास में पढ़ा था। तो डेंटिसिटी क्या होती है, एक लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है, ठीक है। तो और उसके बेसिस पे अपन बोलते हैं कि अगर कोई लिगेंड मेटल को 1 लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब वो होता है मोनोडेंटेड, 2 दे रहा है तो बाईडेंटेड, 3 होता है तो ट्राइडेंटेड, और 3 से ज़्यादा होते हैं तो अपन बोलते हैं पॉलीडेंटेड, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं EDTA है, वो एक बार में EDTA -4 जो होता है वो 6 लोन पेयर एक साथ मेटल को डोनेट कर सकता है, तो अपन बोलते हैं EDTA इज द हेक्साडेंटेड लिगेंड और नॉन एज द पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्लियर। इथाइलिन डाइएमीन जो होता है वो एक बार में 2 लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, तो अपन बोलते हैं इसको इट इज़ अ बाईडेंटेड लिगेंड। लेकिन क्या होता है, जब मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोडेंटेड के अलावा जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो जब मेटल से जुड़ते हैं, देखो जब कोई भी लिगेंड जो कि मोनोडेंटेड से ज़्यादा है, अगर वो मोनोडेंटिसिटी से ज़्यादा डेंटिसिटी रखता है, उसके बाद वो मेटल से जुड़ता है तो एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कीलेट रिंग, क्या बोलते हैं उसको अपन, कीलेट रिंग। तो कीलेट लिगेंड क्या होते हैं कि ऐसे लिगेंड जो क्या हो, मोनोडेंटेड से ज़्यादा हो या बाईडेंटेड हो या फिर क्या हो, पॉलीडेंटेड हो, ठीक है, जिनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो, वो सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं, कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, देखो मैं इसको समझाता हूँ एक बार। आपने ये जरूर सुना होगा NH2 CH2 CH2 NH2, इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। क्या बोलते हैं इसको अपन, इथाइलिन डाइएमीन। शॉर्ट में अपन इसको आगे जाके EN से रिप्रेजेंट करेंगे, अपन इसको किससे करेंगे, EN से, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने कोई मेटल ले ली, निकाली ले ली सपोज दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये लो, मैंने यहाँ पर ले लिया NH2, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये फिर उससे क्या आ गया, नाइट्रोजन, ये लो भैया, ठीक है। ये आ गया NH2, ये आ गया NH2, ये CH2, ज़्यादा ले ली क्या, ये लो, ये नाइट्रोजन हो गया, ये लो NH2 CH2 CH2 NH2, यही है। जब ये आपस में इस मेटल से जुड़ेंगे, देखो लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है,
सही है, लोन पेयर ये भी डोनेट करेगा और लोन पेयर ये भी डोनेट करेगा। हम देखते हैं इसने किया और इसने किया, तो अब यहाँ पर क्या बन गई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, रिंग बन गई। इस रिंग को हम बोलते हैं कीलेट रिंग, और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, इस टाइप के लिगेंड जो एक से ज़्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर, मतलब बाइडेंटेड या फिर उससे हायर डेंटिसिटी वाले लिगेंड। क्लियर, तो देखो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्लियर, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखो इथाइलिन डाइएमिन लिया, ये रिंग बनी इसमें। यहाँ पर बात करते हैं, ये है डाइथाइलिन ट्राइएमिन, 2 इथाइलिन और क्या हो गया, ट्राइएमिन हो गया। ये लो भैया, ये 2 रिंग बन गई यहाँ पर। इसमें ट्राइथाइलिन टेट्राइमिन, मतलब यहाँ पर अगर 4 हैं तो 4 रिंग बन रही है इसमें। क्लियर, किसी को दिक्कत है? और देखो आगे, इसमें अपन एक चीज़ और निकालना सीखते हैं कि अपन नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग कैसे निकालते हैं। अपन नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग कैसे निकालते हैं ये भी निकालना सीख लेंगे अपन। नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ गिवन ए साइक्लिक लिगेंड एट द गिवन टाइम। नंबर ऑफ डेंटिसिटी मतलब एक लिगेंड एट ए टाइम कितनी डेंटिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर अपन बोलते हैं कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो उसमें से आप एक कम कर दो, उतनी क्या करता है वो रिंग बनाता है। ठीक है, उतनी क्या बनती है, कीलेट रिंग बनती है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, देखो मोस्टली ये देखो, इधर देखना, ये जो है यहाँ पर 2 लोन पेयर है, मतलब एक ये लिगेंड है, ये 2 लोन पेयर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितनी रिंग बन रही है, 1। इस केस में कितनी बन रही है, 2। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोनेटम कितने हैं, 3, 1 2 3, लिगेंड एक ही है। ठीक है, इधर देखो डोनेटम कितना है, 1 2 3 4, लेकिन रिंग भी कितनी बन गई, 4। अरे भाई ये तो एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से। बिल्कुल सर, ये एक्सेप्शन ही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखना इधर, जनरली ये अपना जनरल फॉर्मूला है, ये वाला क्या है, जनरल फॉर्मूला। आपको अगर कीलेट रिंग निकालनी है तो उसकी डेंटिसिटी देख लो कि वो एट ए टाइम कितने लोन पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, उसमें से एक कम कर दो, उतनी कीलेट रिंग बनेगी। लेकिन ये सब केस में नहीं होता। पोरफायरिन रिंग जो होती है, पोरफायरिन रिंग जो होती है, उस केस में क्या हो जाता है, आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन में क्या होती है, पोरफायरिन रिंग। जब अपन बायो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अपन देख लेंगे उन चीज़ों को। तो पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें 4 नाइट्रोजन आपस में एक साथ, ध्यान रखना, 4 नाइट्रोजन एक साथ मेटल को, आयरन मेटल होती है इसमें हीमोग्लोबिन में, तो उसको क्या करते हैं, अपना लोन पे डोनेट करते हैं। तो उस केस में 4 ही रिंग बन रही है। डोनेटर में कितने हैं, 4, और रिंग में कितनी बन रही है, 4। तो उस केस में क्या हो जाता है, हाँ जी, तो कि नंबर ऑफ कीलेट रिंग जो होती है वो नंबर ऑफ डेंटिसिटी के बराबर ही हो जाती है। वो डिपेंड करता है पोरफायरिन में। अब आप बोलोगे यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर तो पोरफायरिन रिंग थोड़ी है ये वाली, लेकिन ध्यान रखना ये 4 नाइट्रोजन तो हैं इधर। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है पायरोल। वहाँ पर कौन सी रिंग होती है, पायरोल। वो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक पायरोल रिंग होती है, यहाँ पायरोल होता है, यहाँ पायरोल होता है, इधर पायरोल होता है। तो उस तरीके से होता है, मतलब 4 नाइट्रोजन ही होते हैं वहाँ पर भी, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, बेसिक टर्म्स अपने खत्म होती हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ये आज मैंने काफ़ी आपका मैटर क्लियर करा दिया है, तो ये फ़ायदा हो गया आपने अब कि अपन को ज़्यादा मैटर, अब मैं जो लिख के आपको पहले समझाता था क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाते थे। अब लेक्चर छोटे ही रहेंगे और आपको मैक्सिमम मैटर देने की मैं कोशिश करूँगा मिनिमम टाइम में, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हो गया अपना मैटर। अपन ने आज लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पढ़ लिया, एंटिटी के बारे में पढ़ लिया, उसके अलावा अपन ने और ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ ली। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारा क्राइटेरिया अपन ले लेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स के लिगेंड आप सोच सकते हो वो सारे के सारे लिगेंड अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ओके।